हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज का टॉपिक मेरा है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र ये मेरा अधिगम का पार्ट 2 है और पार्ट 1 मैंने पिछले कल मैं डाल चुकी हूँ। तो वो जिन जिन लोगों ने अधिगम का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद अधिगम वक्र को देखें तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो अधिगम का जो फर्स्ट पार्ट है उसे मैंने बहुत ही इजी तरीके से ट्रिक के माध्यम से उसकी परिभाषाओं को, जो मनोवैज्ञानिक है उनकी परिभाषाओं को याद करवाया है। तो आप जरूर एक बार विजिट करें अधिगम पार्ट 1 में। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ अधिगम वक्र। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अधिगम वक्र यानी कि लर्निंग कर्व्स है क्या। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी परिभाषा बताती हूँ कि आखिर में अधिगम के लिए अधिगम वक्र का क्या महत्व है। तो चलते हैं। तो देखो, लर्निंग कर्व यानी कि अधिगम वक्र, जो क्या शिक्षण, आप भी साथ साथ लिख लो, जो शिक्षण और सीखने जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया प्रक्रिया की प्रगति को दर्शाता है ना। जो शिक्षण, फिर से पढ़ देती हूँ, जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया की प्रगति को दर्शाता है उसे ही लर्निंग कर्व या अधिगम वक्र कहा जाता है। यानी देखो, लर्निंग कर्व इज द कर्व दैट शो द टीचिंग एंड लर्निंग, जो टीचर के द्वारा टीचिंग करवाए जाते हैं और स्टूडेंट के द्वारा जो लर्निंग की जाती है उसके प्रोग्रेस को ये दर्शाता है कि जो शिक्षक, मैंने जो पढ़ाया है ना और आपने जो पढ़ा, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या प्रोग्रेस हुई है उसे ही दर्शाने के लिए हमें अधिगम वक्र की आवश्यकता होती है, कर्व की आवश्यकता होती है कि कितने टाइम में और कितना अधिगम प्राप्त किया गया। ठीक है, तो जैसे देख लो, मान लो ये कर्व है, यही इसी को 90 डिग्री का ये कौन बनाते हैं और ये कर्व है ना। तो ये मान लो समय है, ठीक है, समय, और ये अधिगम, ठीक है, अधिगम है। ठीक है, देखो फिर से मैं बना देती हूँ। देखो फिर से, ये मैं कर्व बनाई, ये इसी को, ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर मैंने लिखा समय, ठीक है, और यहाँ पर लिखा लर्निंग ना, सीखना। ठीक है, तो देखो, तो क्या होता है, यहाँ पर मान लो ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, मान लो ये तुम एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहे हो। अभी हर वीडियो में कहा जा रहा है कि जेटेट क्वालिफाई करने के लिए आप लोग को एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी, मान लो ये एनसीईआरटी का पार्ट है ना, तो तुमने ये 1 घंटा है, 1 घंटा में तुमने एक लेसन पढ़ा, ठीक है, एक लेसन पढ़ा, तो 2 घंटा में 2 लेसन पढ़ा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये तुम्हारा बता रहा है कि नहीं तुमने एक सही समय पर एक लेसन कंप्लीट किया, 1 घंटा में, यानी कि तुम्हारा जो अधिगम है
वो अधिगम को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि कितना अधिगम तुम किए और कितने समय में, ये एक मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसी को दर्शाने के लिए तुम्हारे जो लर्निंग और जो टीचिंग और लर्निंग का जो प्रक्रिया है उसे कितनी प्रगति आई उसे ही दर्शाने के लिए ये अधिगम वक्र बनाया गया, ठीक है। हमारे जो मनोविज्ञान वैज्ञानिक है उन्होंने ये अधिगम वक्र को तैयार किया जिससे पता चल सके कि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में कितनी प्रगति हुई, कितने प्रोग्रेस किया गया, ठीक है। तो देखो, जिसे नोट करना है तो ये नोट कर ले। अब देखो अधिगम वक्र, देखो अब नेक्स्ट करते हैं कि अधिगम वक्र हमें क्या करता है, सीखने और अभ्यास या परीक्षणों के बीच विशिष्ट संबंध के बारे में जानने में मदद करता है, ठीक है ना। अधिगम हमें विशिष्ट जो सीखने और अभ्यास, जो सीखने और यहाँ पर अभ्यास हुआ समय के द्वारा, तो अभ्यास के बीच परीक्षणों के बीच विशिष्ट संबंध स्थापित करता है। तो अब देखो अधिगम वक्र के प्रकार, तो अधिगम वक्र के कितने प्रकार हैं, 4। इसे भी याद कर ले कि अधिगम वक्र के 4 प्रकार हैं। पहला देखो समान निष्पादन वक्र। इससे पहले मैं आप लोग को एक फैक्ट बता रही हूँ कि अधिगम, इसे भी नोट कर ले, अधिगम वक्र, अधिगम वक्र अधिगम वक्र की सबसे पहले वर्णन, सबसे पहले वर्णन किसने की, तो उसका उन वैज्ञानिक का नाम था हरमन एबिंगहॉस, है ना, एबिंगहॉस, ठीक है। तो जो इंग्लिश भाषी के जो स्टूडेंट है वो इसे लिख सकते हैं कि लर्निंग कर्व वाज द फर्स्ट डिफाइंड बाय हरमन एबिंगहॉस इन 1885। तो क्या लिखेंगे, हरमन हॉस, ठीक है। हरमन एबिंगहॉस कब क्या था, 1885 में। अब एसएसटी के जितने स्टूडेंट हैं वो बताएं कि 1885 में क्या हुआ था, वो कमेंट में जरूर लिखें। अब देखो अधिगम वक्र की सबसे पहले वर्णन किसने किया था, हरमन एबिंगहॉस ने किया था। तो ये फैक्ट नंबर 2 है, इसे भी लिख ले। उसके बाद दूसरा फैक्ट है, अब मैं, अगर आप लोगों ने इसे लिख लिया है तो मैं इसे रब कर देती हूँ। देखो अब दूसरा फैक्ट है, देखो उसके बाद हरमन एबिंगहॉस के बाद दूसरे जो मनोवैज्ञानिक आए उनका नाम था आर्थर बिल। उसके बाद फैक्ट नंबर 2, उसके बाद आर्थर बिल आए, आर्थर बिल, इन्होंने अपने बिल से निकलकर क्या कहा, तो अब देखिए, आर्थर बिल ने अपनी पुस्तक जनरल, पुस्तक का नाम क्या था, जनरल एक्सपेरिमेंटल जनरल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है ना। इनकी बुक क्या थी,
इनकी बुक का नाम क्या था, जनरल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जो कब आई थी 1934 में, है ना, जब हमारा देश अंग्रेजों के अंडर में ही था, तभी ये बुक पब्लिश हुई थी। तो जनरल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में ऑर्थर बिल ने अधिगम वक्र के बारे में व्याख्या की थी। तो ये भी याद रखें कि जो जनरल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कब आई थी, ये जो बुक है 1934 में, इसमें ऑर्थर बिल है, जो बिल से निकलकर एक ट्रिक है, ऑर्थर बिल जो बिल से निकलकर एक एक्सपेरिमेंट किए, है ना, एक क्या बोलते हैं, आविष्कार के, एक्सपेरिमेंट किए, क्या किए कि अधिगम वक्र का, है ना, बिल से निकलकर एक्सपेरिमेंट किए, ये अधिगम वक्र का, अधिगम यानी लर्निंग कर्व का ये ट्रिक है, तो आप लोगों के ध्यान में रहेगी। ठीक, तो इसमें अधिगम वक्र की सबसे पहले, है ना, व्याख्या की गई थी। अब चलते हैं और ये दोनों जो फैक्ट है वो अपने कॉपी में नोट कर लें। तो अब चलते हैं कि अधिगम वक्र के प्रकार। तो अधिगम वक्र के कितने प्रकार हैं? 4। पहला समान निष्पादन वक्र या सरल रेखीय वक्र या रेखीय त्वरण वक्र भी। समान, फर्स्ट है समान निष्पादन वक्र या रेखीय त्वरण वक्र। रेखीय त्वरण वक्र को सरल रेखीय त्वरण वक्र भी कहा जाता है, यानी कि द कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स की बात की जा रही है, यानी कि जितना हम दे रहे हैं उतना हम ले भी रहे हैं। ठीक है, यानी कि जितना हम समय दे रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उतना ही हम सीख रहे हैं। ठीक है, जितना हम अभ्यास कर रहे हैं उतना ही हम सीख रहे हैं, तो इसे ही कहते हैं इक्वल रिटर्न्स। ठीक है, तो लीनियर एसिलेरेशन कर्व, ठीक है, इसको अन्य नाम भी है। तो देखो, अब सेकेंड है वर्तमान निष्पादन वक्र या धनात्मक वक्र। धनात्मक वक्र यानी कि पॉजिटिव त्वरण वक्र। ठीक है, तो इसे और भी एक शब्द कहा जाता है, ये प्रश्न में ये भी आता है, उन्नतोदर यानी कि उन्नतोदर वक्र। कभी कभी ये भी मनोविज्ञान में क्या है कि कभी कभी शब्दावली समझ में नहीं आती है तो भी हमारे प्रश्न छूट जाते हैं, क्योंकि शब्दावली नहीं समझ में आती तो आसान क्वेश्चन भी हमें हार्ड लगने लगता है। तो शब्दावलियों पर भी ध्यान दें कि उन्नतोदर वक्र क्या है, ठीक है, वर्तमान निष्पादन वक्र क्या है, ठीक है ना, ये सभी किसके बारे में बोल रहे, इंक्रीजिंग के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, ये इंक्रीज, और इंक्रीज से तो सभी को परिचित होंगे ही, है ना, इंक्रीज डिक्रीज ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 1 क्लास से ही हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ते आ रहे हैं, है ना। मैथ में तो आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ना कि इंक्रीजिंग रूप में सजाए या डिक्रीजिंग में सजाए, है ना, तो वही है इंक्रीजिंग, मतलब उन्नतोदर, मतलब छोटा से बड़ा। ठीक है, मतलब कम से अधिक की ओर, धनात्मक की ओर। ठीक है, तो देखो द कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स या इसे पॉजिटिव एक्सीलरेशन भी कहा जाता है। अब देखो थर्ड क्या है, ऋणात्मक त्वरण वक्र। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ऋणात्मक त्वरण वक्र, ये थर्ड नंबर है। और फोर्थ नंबर क्या है, देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ नंबर, एस आकारीय वक्र, है ना। ये एस शेप्ड वक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि मिक्स्ड होता है, इसे मिक्स्ड कर्व भी कहा जाता है, मिक्स्ड, इसे क्या कहा जाता है, मिक्स्ड कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, ये मिक्स्ड कर्व भी है। इसमें क्या होता है कि कभी मोटिवेट हुए तो अधिक अभ्यास करने लगे या अधिक पढ़ने लगे, फिर थोड़ा मोटिवेशन कम हुआ, चाहे वो मोटिवेशन किसी भी कारण से हो, या तो थकान से हो, शारीरिक मानसिक किसी भी तरह का कारण हो जिससे मोटिवेशन कम हुआ, तो थोड़ा धीरे हो गए, फिर थोड़ा यहाँ से डाउन गए, फिर
कुछ मोटिवेट हुए, फिर ऊपर की ओर चलने लगे, तो ये क्या होता है, एस की ओर चलता है। ठीक है, तो इसे ही एस शेप्ड कर्व कहा जाता है या मिक्स्ड कर्व, यानी कि कभी यहाँ पर बढ़ा, फिर कभी घटा, फिर कभी बढ़ा, फिर कभी घटा, है ना, इसीलिए इसे मिक्स्ड कर्व कहते हैं। अब इसका हम लोग डिटेल जानेंगे, तो चलते हैं कि ये है क्या, है ना। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और कॉन्सेप्ट बेस जेटेट का एक जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उससे पता चलता है कि जो जेटेट है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, तो केवल रटने से काम नहीं होगा, आपको समझना भी पड़ेगा। तो चलते हैं, देखो अब क्या है, फर्स्ट हम लोग का द कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। मैंने बताया था ना, इक्वल मतलब बराबर की बात हो रही है। लीनियर एसिलेशन कर्व, है ना, समान निष्पादन वक्र या सरल रेखीय वक्र। ठीक है, यह वक्र दिखाता है कि सीखने का प्रतिशत या स्तर हर प्रशिक्षण में बराबर हो रहा है ना। द कर्व शोज एंड टेल्स दैट द लर्निंग परसेंटेज लेवल हैज बीन इक्वल विथ एवरी ट्रायल्स, है ना, एवरी ट्रायल्स। तो देखो ये होता है, ये मैंने 90 डिग्री का बना दिया, और इसमें क्या होता है, ये अभ्यास, यहाँ पर अभ्यास लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सीखने की गति। सीखने की गति। अब यहाँ लिखते हैं अभ्यास के घंटे। इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी, इधर भी। ठीक है, तो ये हमारे सीखने के घंटे, और ये हो गया लेसन। मान लो इसे लेसन मान लो, ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये 5 घंटा, इसे घंटे मान लेते हैं, और इसे हम लेसन मान लेते हैं। मान लो एनसीईआरटी का बुक लिए लिए, ठीक है, आरटी एनसीईआरटी का बुक लिए, ये लेसन नंबर 1 है, ये लेसन नंबर 2 है, ये लेसन नंबर 3 है, ये लेसन नंबर 4 है, लेसन नंबर 5 है। अब मैंने कहा कि बच्चों आप चलो अभ्यास करो, 1 घंटा में आपको अभ्यास करना है एक पार्ट। तो ठीक है, बोले यस मैम। तो आपने क्या किया कि सबसे पहले शुरू किया फर्स्ट लेसन, है ना। तो एक बच्चे के बारे में बोलते हैं, तो वो बच्चा क्या किया कि 1 घंटा में उसने एक लेसन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फिर दूसरे घंटे में, देखो ये लेसन है, तो दूसरे घंटे में वो दूसरा लेसन भी कंप्लीट कर दिया, है ना, और तीसरे घंटे में भी वो तीसरा लेसन कंप्लीट कर दिया, और चौथे घंटे में भी चौथा लेसन कंप्लीट कर दिया, है ना। तो क्या हुआ, तो चौथा जो ये लाइन बनी वो सीधी सरल रेखीय लाइन बनी, है ना, सरल रेखीय, जो ये लाइन बनी यहाँ से, तो वो क्या हुआ, ये सरल रेखीय बना। तो इसीलिए मतलब समान, कहा गया ना कि इक्वल रिटर्न्स, मैंने जितना अभ्यास किया उतना पाया। ठीक है, उतना मैंने सीखा, जितना घंटा दिया उसी घंटे, उतना ही घंटा में मैंने उतने ही लेसन को सीखा। तो इसमें क्या होता है कि समान मतलब इक्वल रिटर्न्स, मतलब जो मैंने एफर्ट लगाया उसी एफर्ट के अनुसार मुझे प्राप्त भी हुआ। तो इसे ही क्या कहते हैं, समान निष्पादन वक्र, यानी कि जितना मैंने दिया उतना मैंने पाया। तो सरल रेखीय त्वरण वक्र इसे कहा जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और ये पिक्चर आप अपने कॉपी में भी बना सकते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसका क्वेश्चन आंसर जब हम लगाएंगे तो आप लोगों को और अच्छे से पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन का अभ्यास करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगी, साथ साथ क्वेश्चन का पैटर्न या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो उससे भी आप लोग को और भी आप लोग का जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सेकेंड है द कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स पॉजिटिव एक्सीलरेशन कर्व्स, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, धनात्मक। ठीक है, तो देखो क्या होता है धनात्मक में। अब यहाँ पर भी मैं एक 90 डिग्री का बना लेती हूँ कोण। अब देखो ये क्या होता है, इस प्रकार का वक्र तब बनाया जाता है जब
शुरू में सीखने का स्तर धीमा हो, है ना, होता है, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप सीखने की अवस्था ऊपरी छोर पर उठती है ना। तो क्या होता है कि ये मान लो कि अभ्यास कर रहे हैं, है ना, ये अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, अभ्यास कर रहे हैं, और ये है फिर से सीखने की अवस्था, सीखने की गति, है ना, सीखने की गति। अब क्या होता है, अब सीखने की गति में सबसे पहले ये 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। अब ये है लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5, है ना। तो अब क्या हुआ कि कोई स्टूडेंट है या मैं ही हूँ या आप लोग ही, कोई आप लोगों को कहा गया कि आप लोग लेसन एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन पढ़ो। तो अभी आप लोगों ने सोचा कि अरे अभी तो एग्ज़ाम बहुत, अभी आने में अभी कोई सिलेबस भी नहीं दिया हुआ है, इतने सारे स्टूडेंट लोग फॉर्म भरेंगे, 8 साल बाद होने वाली है, हमको मुझे लगता है कि शायद एग्ज़ाम और भी पोस्टपोन होगी। तो थोड़ा सा उसमें क्या होता है, थोड़ी सी धीमी गति आ जाती है कि हम बैठे हुए हैं बट पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो उसमें पढ़ाई अभी धीमी चल रही है ना। तो ऐसे करके धीमी धीमी चल रही है कि हाँ चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं, कि हाँ चलो धीमी गति से ये चल रही है। फिर धीरे धीरे जब जैसे जैसे ये नज़दीक आने लगा, एग्ज़ाम नज़दीक आने लगा, तो हमारा जो पढ़ने को, मैं इसे फिर से बना देती हूँ। तो ये देखो यहाँ पर धीमी, यहाँ से धीरे धीरे चला, उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ से गया, 1 घंटा में थोड़ी सी पड़ी, उसके बाद धीरे 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 इसका ग्रोथ बढ़ने लगा, है ना, ये ऊपर की ओर जाने लगा, और इसका एक समय में ऐसा आया कि वो इसका इंक्रीज हो गया, है ना, वो पूरा ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे इस ये लेसन, मतलब 1 ही घंटा में वो इतने लेसन पढ़ने लगा कि धीरे धीरे उसकी जो ग्रोथ है वो आगे की ओर बढ़ने लगी, है ना, ऊपर की ओर बढ़ने लगी। यानी कि थोड़ा पहले धीमा था, लेकिन बाद में बहुत सारा एफर्ट लगाया और उसकी गति में तेजी आई। तो इसे ही कहते हैं धनात्मक त्वरण वक्र, ठीक है। देखो पहले यहाँ पर इतना सा बढ़ा, ठीक है, यहाँ बढ़ा, फिर धीरे से इस बाद में धीरे धीरे जो इसमें इम्प्रूवमेंट आई, या पुनर्बलन या किसी भी मोटिवेशन से, या तो एग्जाम की फेल हो जाएंगे उसके डर से, किसी भी कारण से इसकी देखो, इसकी जो स्टडी या अभ्यास में थोड़ा एफर्ट लगाया और इसकी सीखने की गति में बहुत प्रगति हुई, इसीलिए इसे धनात्मक वक्र कहते हैं, या पॉजिटिव एसिलेशन कर्व कहा जाता है, या इंक्रीजिंग, इसे याद रखो कि इंक्रीजिंग। और ये जो हिंदी लैंग्वेज के जो स्टूडेंट हैं वो वर्तमान निष्पादन वर्ग या धनात्मक या उन्नतोत्तर वक्र कहा जाएगा इसे, ठीक ना। यहाँ भी मैं लिख देती हूँ इसे उन्नति, याद रखना, उन्नति से इसमें उन्नति आई है तो उन्नतो दर, है ना, दर में मतलब एक माप है, उन्नति की दर आई है, ठीक है, उन्नति की दर यानी कि उन्नतो दर, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, उन्नतो दर कर्व। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड में क्या है, यह वक्र तब देखा जाता है जब छात्रों को किसी कठिन पाठ, है ना, ये कब देखा जाता है, जब छात्रों को किसी कठिन पाठ या समस्या से निपटने के लिए कहा जाता है ना। ये जो कब देखा जाता है कि उन्नतोत्तर वक्र, मतलब पहले गति धीमी थी लेकिन धीरे धीरे उसमें प्रगति आ गई। देखो मान लो मैं आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा रही हूँ, है ना, इसमें जो शब्द हैं शुरू तो आप लोगों को लगती है उन्नतोत्तर वक्र या वक्र क्या है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग को समझने में थोड़ी टाइम लगी, यानी कि धीरे धीरे आप लोगों ने समझा, लेकिन जब समझ गए कि ये शब्दावली क्या है, या उन्नतोत्तर क्या है, या अधिगम क्या है, ये इन शब्दावलियों को आपने समझ लिया तो उसके कॉन्सेप्ट को भी समझने में आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा, वो धीरे धीरे आपके जो लर्निंग प्रोसेस में वो प्रगति आएगी। तो वही हो गया कि पहले कठिन पाठ की समस्या को कब देखा जाता है कि जब छात्रों को किसी कठिन पाठ या समस्या से निपटने को कहा जाता है। तो समस्या क्या थी,
कि जो मनोविज्ञान के जो भाषा है, कुछ ऐसे शब्दावली हैं जिसे समझना हम लोग को पड़ता है, तो उसे समझने के बाद धीरे धीरे हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने लगते हैं और हमारी जो सीखने की प्रक्रिया में प्रोग्रेस आने लगती है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उन्नतोत्तर वक्र या धनात्मक वक्र, हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखो द कर्व ऑफ, थर्ड नंबर क्या है, द कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ये कर्व क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये नीचे की ओर जा रहा है ना। तो देखो अब क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। देखो दिस इज द मोस्ट कॉमन कर्व्स फाउंड इन एजुकेशन सिस्टम, है ना। ये क्या होता है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में मोस्ट कॉमन कर्व है, मतलब देखो आगे, यह वक्र दर्शाता है कि सीखने का स्तर शुरुआत में तेज होता है, और ये कॉमन एजुकेशन सिस्टम का, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका ये मोस्ट कॉमन वक्र है, ठीक है। मतलब ये वक्र हमेशा हमें देखने मिलता है। तो देखो यह वक्र दर्शाता है, इसकी विशेषता क्या है कि यह वक्र दर्शाता है कि सीखने का स्तर शुरुआत में तेज होता है ना, लेकिन बाद के चरण में धीमा हो जाता है ना। क्या होता है कि पहले तो शुरुआत में होते कि नहीं, मैं पढ़ूंगा, मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, इतना लेसन कंप्लीट करूंगा। जैसे 1 सप्ताह 2 सप्ताह जाते जाते उसका मोटिवेशन या किसी वजह से फिर वह उसमें कमी आ जाती है, और वो धीरे धीरे उसकी जो अभ्यास है पढ़ाई में कमी आने से उसका डिक्रीज होने लगता है, उसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। तो देखो दिस कर्व shows that the level of learning is faster at the beginning but slows down in the later stage। तो यही बोला गया है कि लेटर स्टेज में बाद में उसकी गति धीमी हो जाती है। मान लो देखो ये मैंने फिर से बना दिया, ये अभी अपने कॉपी में नोट करें, ये अभ्यास है ना, अभ्यास, और ये सीखने की गति। अब क्या हुआ कि 1 घंटा 2 3 4 5, और ये लर्न, ये लेसन 1 2 3 4 5। अब देखो ये क्या हुआ कि एक बच्चा है, मान लो एक स्टूडेंट है, उसे पूरा मोटिवेशन मिल गया है ना, उसे कि नहीं मुझे तो एग्ज़ाम क्रैक ही करना है, क्रैक कर लेना है, तो मैं उठूँगा 4 बजे और पूरा 1 लेसन 5 लेसन जो भी लेसन है मैं कंप्लीट करूँगा। तो शुरू तो उठा, वो 1 घंटा में पूरा 1 से ज़्यादा लेसन कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से गया है ना, यहाँ से गया कि पूरा 4 बजे उठा और ये पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया। उसके बाद धीरे फिर यहाँ पर गया, उठा, पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया, है ना, 2 घंटा में 2 लेसन कंप्लीट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसे पता चला कि उसकी या तो थकान की वजह से या उसे पढ़ने में मन नहीं लगने लगा या किसी कारण से वो अनमोटिवेट हो गया, तो वो धीरे धीरे वो 3 घंटा में क्या किया, बस उठा और थोड़ी देर पढ़ के वो चला गया। ये भी हो सकता है, या फिर क्या होता है कि एक समय के बाद धीरे धीरे उसमें मोटिवेशन या तो सीखने की प्रगति रुक जाती है ना। वो जो जो चलता है ये कर्व, तो एक समय के बाद ये क्या होता है कि ये सीखने की प्रगति इसकी रुक जाती है, कि अब हो गया, अब बहुत यहाँ पर बराबर हो जाता है कि उसकी प्रगति अब रुक गई है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट की एक लिमिट होती है, तो वो अब समझ जाता है कि अब मैं हो गया, अब मैं इसके आगे नहीं, तो ये धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगता है ना, नोतदर, बस यहाँ इस लेवल तक वो सीख लेता है। उसके बाद ये जो कर्व है वो नीचे की ओर झुकने लगता है, तो इसे ही कहते हैं ऋणात्मक त्वरण वक्र, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो दिस हैपन्स बिकॉज द स्टूडेंट हैज रीच्ड द लेवल, है ना, रीच्ड द लेवल मतलब एक लेवल तक स्टूडेंट पहुंच चुका होता है, ठीक है, एक लेवल तक पहुंच चुका होता है।
ऑफ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस का है, तो एक लेवल तक अगर 50 नंबर्स का मार्क्स है और 50 नंबर्स ही ले आए हैं तो एक लेवल तक पहुंच गए हैं, ठीक है। उससे तो और अधिक 50 नंबर का है तो हम लोग 60 नंबर तो नहीं ना ले आएंगे, तो एक लेवल तक पहुंच गए। उसके बाद क्या होता है कि स्टूडेंट का जो ये वक्र है वो नीचे की ओर गिरने लगता है, तो उसे ही ऋणात्मक वक्र या नेगेटिव कर्व कहा जाता है। तो वही हो गया कि लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विच इज रिड्यूस बाय द नंबर्स ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब लास्ट है ये 4th नंबर, द एस शेप्ड कर्व मिक्स्ड कर्व, एस आकारीय वक्र, है ना, यानी मिक्स्ड कर्व इसे कहा जाता है। देखो इसमें क्या होता है, पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद देखो इसमें क्या होता है। मिक्स्ड शेप में पहले ये हो गया और ये अभ्यास, ठीक है, अभ्यास यहाँ लिख देती हूँ, अभ्यास, और ये सीखने के। अब देखो मान लो लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4। अब क्या हुआ यहाँ पर, सबसे पहले हम तो उठे, चलो कोई बात नहीं, स्टूडेंट है पूरा मोटिवेट हो गया, उसके टीचर ने कहा कि नहीं तुमको पढ़ना है, ये बनना है, तुम्हें सुबह 4 बजे उठ के इतने लेसन कंप्लीट करना है। बच्चा पूरी तरह से मोटिवेट हो गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मान लो सीजीएल, है ना, झारखंड में जो सीजीएल है उसमें पूरा है कि पूरा दे दिया कि नहीं चलो आज 1 सप्ताह बाद एग्जाम होना है तो अब पूरा तैयारी में लग जाओ, ठीक है। तो क्या हुआ, बच्चा पूरा मोटिवेट हुआ, यहाँ पर पढ़ा, ठीक है, ऐसे पढ़ा। एस कर्व में देखो क्या होता है कि एस कर्व में कभी ऊपर कभी नीचे कभी इस टाइप का होता है। तो पूरा मोटिवेट हो गया तो यहाँ से पढ़ाई की, है ना। उसके बाद पता चला कि नहीं एग्जाम डेट तो एक्सटेंड हो गया है, तो बच्चा स्टूडेंट क्या हुआ, जो सीजीएल वाले स्टूडेंट है वो क्या गया, उनका मोटिवेशन कम हो गया और वो धीमी गति से चलने लगे, है ना। रोज यहाँ जब ये 10 लेसन का रिवीजन कर लेते थे, बट यहाँ आने के बाद वो धीमा हो गया, उन्हें लगा कि अरे अभी तो एग्जाम एक्सटेंड हो गया है तो अभी क्या पढ़ना, तो ये गति धीमी हो गई। उसके बाद फिर पता चला कि नहीं एग्जाम डेट आ गया है, पूरा 1 सप्ताह में ही होने वाला, फिर ये मोटिवेट होके फिर अपनी पढ़ाई करने लगे, है ना। इसी तरह जो 2019 से 2024 तक इसी तरह हो रहा है, एस कर्व भी बन रहा है। तो यही हुआ एस कर्व, यानी कि मिक्स्ड शेप, कभी ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस आता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, यानी कि पहले धीमा गति फिर तेज। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, कभी तेज हो जाती है फिर धीमी हो जाती है लर्निंग, फिर तेज हो जाती है फिर धीमी हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसे मिक्स्ड शेप्ड वक्र कहा गया है। अब देखो, अब मैं इधर पढ़ देती हूँ। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग कर्व द लर्निंग रेट इज फर्स्ट टू स्लो, है ना। फर्स्ट में क्या होता है, स्लो, देन या तो तेज भी हो सकता है, इट बिकेम फास्टर बट आफ्टर सम टाइम्स इट स्लो डाउन अगेन, मतलब कभी बढ़ता है कभी घटता है, ये होते रहता है। इस प्रकार के सीखने की अवस्था में सीखने की दर पहले बहुत धीमी होती है, पहले धीमी भी हो सकती है या तेज भी हो सकती है, ठीक है, तो फिर तेज हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वह धीमी हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो it if a student is given a new lesson with a general level of difficulties, then the shape of the curve is shaped. This curve has both increasing and decreasing acceleration curve. अब हम लोग पढ़ते हैं अधिगम का पठार। ये क्या है, लर्निंग प्लेट्यू, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लर्निंग प्लेट्यू क्या है, देखो पठार एक स्थिर अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है ना। पठार क्या करती है, एक स्थिर अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है कि यानी कि जो पठार है वो स्थिर है ना। हमारा लर्निंग है जो स्थिर हो गया है, जहाँ स्पष्ट रूप से सीखने में कोई प्रगति दर्ज
नहीं की जाती। प्लेट्यू रिप्रेजेंट ए स्टेशनरी स्टेज वेयर appearing no progress in learning is recorded। ठीक है ना। सीखने की प्रक्रिया में एक ऐसी अवधि का प्रतिनिधित्व करती है, जो ये लर्निंग पठार है ना, जो सीखने की प्रक्रिया में एक ऐसे स्टेशनरी स्टेज का बात करती है जिसमें क्या होता है कि एक समय के बाद जो लर्निंग पूरी स्थिर हो जाती है। अभ्यास, जहाँ कई अभ्यास के साथ भी कोई सुधार नहीं होता है। देयर आर 3 स्टेज ऑफ लर्निंग कर्व। देखो, स्लो बिगनिंग, पहले धीमी शुरुआत, अब देखो आगे, फिर रैपिड प्रोग्रेस, फिर तीव्र प्रगति, उसके बाद प्लेट्यू। ठीक है, जो कर्व का है उसके 3 अवस्थाएं हैं। पहले धीमी शुरुआत होती है, फिर तीव्र हो सकती है, या फिर पठार मतलब स्थिर हो सकती है। अब देखो इसमें इस समझो क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब अभ्यास कर रहे हैं, और क्या हो रहा है इधर परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है स्लो बिगनिंग, पहले स्लो या फास्ट भी जा सकते हैं। पहले स्लो गए, फिर धीरे धीरे मतलब जितना हम एफर्ट लगा रहे हैं उतना हमें मिल नहीं रहा, उतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारी जो धीरे धीरे हम लोग जो जब अपना एफर्ट लगाते हैं और पहुंचते हैं हम लोग ये अपनी प्रोफेंसी तक पहुंच जाते हैं, यानी कि एफर्ट लगाने के बाद हमारे जो कर्व में प्रगति आती है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हमारे जो प्रोग्रेस हुई, जो लाइन बना, और यहाँ पर हमारा स्टेप जो एक्सीलरेशन को मापा गया है, जिसमें हमारी प्रगति हुई। उसके बाद हमारे में क्या होती है, प्रोफेंसी आ जाती है। किसी भी लेसन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद बार बार हम अभ्यास करते हैं, तो उसमें हमें निपुणता आ जाती है, प्रवीणता आ जाती है। ठीक है, हमारी प्रवीणता आ जाती है। जैसे मैंने आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को, है ना। मैं चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत दिनों से पढ़ा रही हूँ, तो क्या हुआ, मुझमें प्रवीणता आ गई है। ठीक है, क्या आ गई है, मुझमें प्रोफेंसी यानी प्रवीणता आ गई है। और एक समय के बाद क्या हो जाता है, प्रवीणता आने के बाद मुझमें प्रवीणता आ गई, तो अब ये प्लेट्यू हो गया है, पठार बन गया है, कि मतलब इसके आगे अब और नहीं। तो ये क्या हुआ, ये अधिगम जो सीखने का जो ट्रायल्स है और ये जो सीखने का मेजरमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो कितना हुआ वो एक जगह स्थिर होके आ गई। तो इसे ही क्या बोलते, देखो यहाँ पर भी इतना ही है, यहाँ पर भी इतने ही है, और यहाँ पर भी इतना ही है प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक प्लेट्यू बन गया, एक पठार बन गया, ये स्थिर हो गया है। अब इसके आगे मतलब कोई भी सीखने का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसे कहते हैं प्लेट्यू। अब देखो आगे, कुछ दिक्कत है गोलू क्या, और थोड़ा देर, अभी पेज पता नहीं चल रहा है, घुसेगा क्या। अब देखो, फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। ये क्या है कि पठार यानी अधिगम का पठार बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना। कारण निम्न है, देखो फटीज, फिर देखो टीचिंग मेथड, लिमिट ऑफ इंटरेस्ट, अटेंशन एंड मोटिवेशन, लिमिट ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, देखो आगे देखते हैं, लिमिट ऑफ मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल लिमिट, लिमिट ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, डूइंग द सेम थिंग्स ऑल द टाइम्स। मतलब एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं, तो उससे भी एक समय में वो अधिगम पठार बन जाता है। तो देखो थकान, है ना, या तो हम थक गए हैं, तब पढ़ाने के तरीके में टीचर आए और सिर्फ अपना जो लेक्चर सुनाए और चले गए, तो क्या होता है, वो पढ़ने का पठार बनता, स्थिर हो जाता है ना। वहाँ पर हमारी जो जो
माइंड है वो स्थिर हो जाती है, बस सुन रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुचि रुचि न लगना, ध्यान, ठीक है। ये शारीरिक सीमाएं, मतलब हमारी भी कोई एक कैपेसिटी होती है, जो शरीर की कैपेसिटी होती है उसी के अनुसार हम काम कर पाते हैं। अगर हर स्टूडेंट में अपनी अपनी कैपेसिटी होती है रिमेम्बर करने की, समझने की, तो उसी तरह हमारी जो शारीरिक सीमा है उन्हीं के अनुसार हम सीखते हैं। उसके बाद हमारा जो एक पठार बन जाता है, ये अधिगम का पठार बन जाता है। तो ये भी एक कारण है, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, आत्मविश्वास की कमी, मतलब हर समय वही काम करना, हर समय वही काम करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि हमारा उसमें इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, तो उसे ही अधिगम पठार तब भी बनता है। ये लगता है वही आ गया है, तो इसे मैं अब देखो, ये अधिगम का हस्तांतरण क्या है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब हमारे जो लर्निंग करते हैं उसका ट्रांसफर कैसे होता है, हस्तांतरण कैसे होता है। अब देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज इंट्रोड्यूस बाय ई थॉर्नडाइक एंड वुडवर्थ, है ना। इसे जो कॉन्सेप्ट लाए थे अधिगम के हस्तांतरण का कॉन्सेप्ट किसने लाया था, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने। अब देखो, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रिफर्स टू अप्लाइंग एक्वायर्ड और नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन, मतलब क्या कहा गया है कि किसी भी चीज जो सीखे हुए अधिगम को किसी न्यू चीज में अप्लाई करके उससे कुछ पाना ही क्या है, हस्तांतरण है। मतलब कुछ दे के, जो हमारा जो ज्ञान है, मान लो मैंने अपना कुछ तुम्हें बताया, उससे कुछ मैंने सीखा, है ना, उससे उसी चीज को किसी दूसरे चीज में अप्लाई करना। जैसे मैंने बीएड किया, एमएड किया, है ना, और मैंने नेट किया, तो उसमें क्या है कि मैंने सीखा, इस चीज को सीखा और आप लोगों को वो मैं बता रही हूँ, है ना। मतलब मेरे जो लर्निंग है, जो सीखना है, उसे मैंने आप लोगों पर अप्लाई किया। तो यही है हस्तांतरण, जो मैंने सीखा उसी चीज को आप लोगों को दे रही हूँ, तो उसी को हस्तांतरण कहा गया है, ठीक है। अब देखो, और आप लोग सीख के किसी दूसरे को दोगे, तो वही हो गया कि लर्निंग का हस्तांतरण, अधिगम का हस्तांतरण, कि अपने किसी जो अधिगम है उसे किस तरह के दूसरे का हस्तांतरण करे, यानी ट्रांसफर करें, ठीक है। तो देखो, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रिफर टू अप्लाइंग एक्वायर्ड ऑफ नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन। तो जिसे इसे लिखना है, तो इसमें यहाँ तो मैंने लिखा नहीं है, तो देखो क्या है ये, यह तब होता है, देखो अधिगम लिख लो, अधिगम अधिगम हस्तांतरण, अधिगम हस्तांतरण का तात्पर्य ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना, है ना। अपने ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना ही अधिगम हस्तांतरण या अधिगम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। अब कहते हैं, इट occurs when the elements are identical in both situation। यह तब होता है, देखो, यह तब होता जब तत्व दोनों स्थितियों में समान होते हैं। देखो, इसका मतलब यह है कि यह तब हो सकता है, जो अधिगम का हस्तांतरण तब हो सकता है जब दोनों, मतलब जो दोनों है एक और दूसरे तरफ, जो दोनों स्थितियों में समान हो। मान लो ये मैं हूँ, है ना, और आप लोगों को पढ़नी है सीडीपी, है ना, मतलब मान लो कि अधिगम आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है, और मैं इसे पढ़ा दे रही हूँ आप लोगों को मैथ।
तो क्या ये समान हस्तांतरण होगी? मुझे भी आती है ना, मैं मुझे भी अधिगम पढ़ाना, अधिगम जो आप लोग को पढ़ना है, और मैं आप लोग को मैथ पढ़ा रही हूँ, तो क्या ये दोनों स्थितियां समान है? नहीं है। तो मैं अधिगम पढ़ाने के लिए आई हूँ तो अधिगम ही पढ़ाऊंगी, ना कि मैथ। तो ये दोनों स्थितियों में तब हस्तांतरण होगा, लर्निंग का हस्तांतरण तब होगा जब दोनों स्थितियां समान हो। ठीक है, अब देखो आगे। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। देखो अधिगम का हस्तांतरण मुख्यतः 3 रूपों में होती है, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। अब देखो ये इसे मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से। देखो, लर्निंग द रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव लर्निंग कब होती है ना, मतलब सकारात्मक लर्निंग कब होगी, सीखना या हस्तांतरण। ठीक है, अधिगम का हस्तांतरण जब हम सकारात्मक रूप से तब करेंगे जब, देखो मान लो कि एडिशन सीखा है ना, और सब्ट्रैक्शन सीखा। ठीक है, एडिशन है ना, और सब्ट्रैक्शन है ना, मल्टीप्लिकेशन ये सीखा, और उसे क्या कर रहे हैं कि आप उसे चेंज कर रहे हो, जो आपका अधिगम है ना, जो आपने सीखा उसे क्या कर बैलेंस है ना, बैंकिंग सेक्टर में या मार्केटिंग में आप उस चीज को यूज कर पा रहे हो। तो वही है कि अपने लर्निंग का हस्तांतरण कर रहे हो, जो आपने सीखा उसको सही जगह पर आप यूज कर पा रहे हो, मतलब हस्तांतरण कर पा रहे हो। इसे ही सकारात्मक अधिगम हस्तांतरण कहेंगे। अब देखो नेगेटिव में क्या होगा। नेगेटिव में क्या होता है कि ए चाइल्ड एक्सपीरियंस इन लर्निंग द रूलर्स ऑफ। देखो क्या होता है कि मान लो एक बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है ना, और उसे मैम कही कि हाउस का प्लूरल बनाओगे हाउसेस। ठीक है, हाउसेस। तो बच्चा बोला ठीक है भाई, ये हाउस का तो मैंने हाउसेस बना दिया। बच्चा बोले अरे बाबा ये तो कितना आसान है, हाउस का हाउसेस बना दो। बट क्या हुआ कि नहीं, मैम ने जब वो माउस को माउसेस बनाया, माउसेस, तो उसकी मैम ने उसको एक गोल सा लड्डू दे दिया। बोला कि बच्चे ये तुम्हारा तो गलत हो गया। तो बोला अरे दैया ये क्या हुआ। तो बोला कि नहीं, ये माउस का क्या होता है, माइस। रूलर क्या होगा, माइस। तो ये ही हुआ कि जो उसको सीखा, जो चीज हस्तांतरण किया वो उसका गलत हो गया। मतलब ये तो सीखा था हाउस का हाउसेस, लेकिन माउस का माउसेस कर दिया। तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव आया है। माउस का क्या होता है, माइस। तो इसे टीचर्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, तो इसे ही नकारात्मक अधिगम हस्तांतरण कहा जाता है। मतलब जो उसने अप्लाई किया वो उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, वो सही नहीं हुआ, वो सही जगह पर उस चीज को अप्लाई नहीं किया। अब देखो, अब शून्य अधिगम हस्तांतरण कब होता है, जब लर्निंग हिस्ट्री में भी। देखो अब क्या होता है कि मान लो एक हिस्ट्री पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, या अध्यापक है, और वो एक कॉलेज में गया या तो स्कूल में गया है ना, और कहा गया कि आपको मैथ पढ़ानी हो। ठीक है, मैथ पढ़ानी हो। ठीक है, स्टूडेंट है, मैथ पढ़ानी हो, तो ये क्या इसको ये पढ़ा पाएगा? ये जो इसको जो हिस्ट्री का जो प्रोफेसर है या टीचर है, उसे मैथ के क्लास में कुछ वो बता पाएगा? वो जो अधिगम का हस्तांतरण कर पाएगा? उसे कुछ समझ, स्टूडेंट को तो कुछ समझ में नहीं आएगा ये जो पढ़ाएगा, या तो इसे ही कुछ नहीं समझ में आए, क्योंकि ये इसकी प्रोफेंसी क्या है, प्रवीणता क्या है, इसे हिस्ट्री पढ़ाने की है ना। तो ये शून्य अधिगम हस्तांतरण हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं डिलीवर कर पाएगा। तो देखो लर्निंग हिस्ट्री में contribute to the understanding of one's own culture, but it has hardly any effect on learning mathematics। ठीक है, तो यही बताया गया है इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब देखो इसमें यही फिर से दिया गया है कि नकारात्मक अधिगम हस्तांतरण जब पुराना सीखा हुआ नए सीखने में बाधा डालता है ना, तो उसे नेगेटिव कहा जाता है। तो यही सब जो मैंने समझाया वही चीजें हैं। देखो तुम हिंदी सीख चुकी हो और अच्छी तरह, लेकिन जब अंग्रेजी बोलना या
सीखना चाहती हो तो वह बाधा डालता है, तो ये नेगेटिव है। और पॉजिटिव देखो, जब पुराने ज्ञान को नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं तो उसे सकारात्मक कहते हैं। देखो वही सब है जो मैंने समझाया। नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी हेल्प्स टू बिजनेस। अब शून्य अधिगम देखो, जब पुराना ज्ञान नए अधिगम को प्राप्त करने के लिए कोई सहायता नहीं देती है, तो देखो वही सब है। अब देखो, अब ये भी पढ़ लो आप लोग कि सकारात्मक हस्तांतरण दो स्तरों पर संचालित हो सकता है ना। एक होता है पार्श्व यानी कि क्षैतिज, और एक होता है लंबवत। ठीक है, ये क्षैतिज और एक लंबवत। ठीक, तो देखो पॉजिटिव ट्रांसफर कैन appear positive transfer can appear at two levels. These are lateral transfer है ना, यानी कि हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को मैं इस तरह से आप लोग को बता दी हूँ कि ताकि आप लोग अंतर उसमें कर सको। देखो हॉरिजॉन्टल में क्या हो, पार्श्व या क्षैतिज हस्तांतरण में क्या होता है कि जब कोई बच्चा किसी अधिगम को करता है और उस अधिगम को दूसरे विषय में अच्छी तरह कर लेता है, उसे पार्श्व या क्षैतिज हस्तांतरण कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रख लो और ये सब शब्दावली को भी याद रखना है ना। पार्श्व क्षैतिज या देखो लेटरल ट्रांसफर है ना, या हो गया। अब आगे चलते हैं। वर्टिकल ट्रांसफर में क्या होता है, जब कोई बच्चा किसी अधिगम को निरंतरता से करता है, मतलब एक ही पहले ये किया, एक लेसन किया, फिर दो किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, मतलब यहाँ मैथ पढ़ा, फिर थोड़ा सेकेंड लेवल पर किया तो यहाँ भी मैथ पढ़ा, फिर यहाँ पे मतलब एक निरंतरता से पढ़ते आ रहा है। ठीक है, तो उसे ही वर्टिकल कहा जाता है। अब देखो, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर भी लगाना जरूरी है। तो देखो ये दोनों लैंग्वेज में दिए गए हैं, तो समझने में काफ़ी आसानी होती है। अगर आप लोग एग्जाम हॉल में भी जाओ तो अगर कोई भी शब्द डिफिकल्ट लगे हिंदी में तो आप उसे अंग्रेजी में देख लेना थोड़ा। तो देखो लर्निंग कर्व दिखाता है, क्या दिखाता है, सीखने की क्रमिक परिवर्तन की प्रक्रिया को, सीखने की क्रमिक गिरावट की प्रक्रिया। देखो तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब देखो ये अधिगम वक्र संकेतक है सीखने की प्रगति को, सीखने की मौलिकता को, सीखने की, तो इसका हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। और आप लोग जो भी मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए, हम लोग मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें मोटिवेशन शब्द बहुत ही आएंगे, इसलिए मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें और प्यारी प्यारी सी कमेंट लिखें, और मैं इसमें क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हो। अब देखो, अब नेक्स्ट है अधिगम का हस्तांतरण होता है। कैसा अधिगम का हस्तांतरण होता है, पिछले अभी लेसन में मैंने पढ़ाया था ना, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है, आप लोग को मैंने लेसन तुरंत पढ़ाया है तो आप लोग को तो आसान लग रही होगी। तो बताइए निम्नलिखित में से वह कौन सीखने का वक्र नहीं है, उत्तल यानी कन्वेक्स है ना, देखो संयोजन प्रकार के, कॉम्बिनेशन टाइप, नतोदर है ना, कॉनकेव या लॉन्गिट्यूड अनुदैर्ध्य। तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये सीखने का वक्र नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये लॉन्गिट्यूड है ना। अब चलो, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, एक लड़का जो साइकिल चला सकता है वो मोटर बाइक चलाने जा रहा है। तो यह उदाहरण किसका है, सीखने का क्षैतिज वक्र का, सीखने का लंबवत हस्तांतरण का, और सीखने की द्विपक्षीय का, ये कोई नहीं। तो देखो मान लो एक लड़का साइकिल चला रहा है। ठीक है, ये साइकिल
चलाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, साइकिल चला सकता है तो वो मोटर बाइक चला रहा है। फिर इधर से आया और वो ले लिया मोटर बाइक, ठीक है, और ये मोटर बाइक ले लिया और वो चलाना शुरू किया। तो क्या हुआ, ये एक क्षैतिज हस्तांतरण है, ठीक है, सीखने का ये क्षैतिज हस्तांतरण है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये 1934 में क्या हुआ था सॉरी सॉरी 1934 में मनोवैज्ञानिक ब्लैंक्स द्वारा सीखने की अवस्था का अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है, मैंने बताया था ऑथर विल्स के द्वारा, पहले ही शुरू में ही मैंने पढ़ाया था, ऑथर विल्स के द्वारा दिया गया था। अब नेक्स्ट है सीखने का पठार है। बताइए सीखने का पठार क्या है, सीखने के में रुकी हुई वृद्धि का, सीखने में दोष का, सीखने की समाप्ति का, है ना, सीखने की समाप्ति का या सीखने में बाधा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीखने में रुकी हुई वृद्धि का। तो पठार कब बनता है, धीरे धीरे इंक्रीज करता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि जहां पर हमारा अधिगम रुक जाता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, तो हमारा अधिगम एक लेवल तक जाके रुक जाता है और समान रूप से यहाँ पर लेवल इसका समान हो जाता है। तो यही एक क्या हुआ, पठार, अधिगम का पठार। तो एक रुकी, सीखने में रुकी हुई वृद्धि का। अब नेक्स्ट क्या है, अधिगम का पठार किस कारण से होता है। देखो, मेचुरेशन, मोटिवेशन, फैट्यू और इंटरेस्ट। तो इसका सही हो जाएगा थकान की वजह से, है ना, प्रेरणा की वजह से तो मोटिवेशन, अधिगम का पठार तो बनेगा नहीं, रुचि अगर रहेगी तो भी नहीं बनेगा। तो ये एक समय पे थकान आ जाती, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी काम को करने के बाद एक समय इंटरेस्ट रुक जाता है, उसमें थकान आ जाती है, तो उसी को अधिगम का पठार, जो समांतर रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब एक ही कोई प्रगति नहीं मिलती है, तो उसी को ही पठार कहा जाता है। चाहे वो थकान के वजह से हो या रुचि के वजह से हो या मोटिवेशन कम होने के वजह से हो या एक सीमा तक अधिगम प्राप्त करने की वजह से हो, तो उसके कारण ही अधिगम का पठार बनता है। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो कौन कारण नहीं है, प्रेरणा की सीमा, स्कूल का सहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा। तो इसमें स्कूल का सहयोग कोई भी कारण नहीं है। अब लास्ट 10 है, सीखने की अवधि जहां प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं होता है कहलाती है सीखने का पठार। चलो, और ये मेरा इंड हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गई। तो जो भी है, जो ये चैनल और ये जो अधिगम का वक्र और क्वेश्चन आंसर मैंने करवाया है, अधिगम का हस्तांतरण मैंने हस्तांतरण कराया, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो जिन्हें भी अच्छा लगा तो वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो को। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज रहेगा, वो मैराथन क्लास रहेगी, है ना, उसमें 100 क्वेश्चन की मैं सीरीज लाऊंगी, वो भी चाइल्ड डेवलपमेंट पर, है ना, मनोविज्ञान के ऊपर मैं लाऊंगी। तो चलती हूँ और थैंक यू वेरी मच।